अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात यह है कि देखें, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको सवाल कराया था वो एक बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यही वाला सवाल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना आपने याद किया। तो इट मैटर्स टू मच। प्लीज़ 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 अपनी इन चीज़ों पर तवज्जो दीजिए, ठीक है। और ये सवाल जितना जल्दी हो सके आप इस सवाल को याद करें, ठीक है ना। अब हम एक नया सवाल शुरू करने जा रहे हैं, तो लिखना शुरू कर दें। हाथ क्या एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ explain the reasons of backwardness of agriculture sector in Pakistan. Explain the reasons of backwardness of agriculture sector in Pakistan, or explain the problems of agriculture sector in पाकिस्तान। और यानी कि यही सवाल कई तरीकों से आया हुआ है। एक्सप्लेन hurdles, obstacles in the development of agriculture sector of पाकिस्तान। ठीक है जी। यानी अब ये सवाल चार तरीके से अगर आता है, लेट्स सपोज एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। दूसरा तरीका एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। तीसरा एक्सप्लेन द हर्डल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। चौथा एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, कई तरीके से ये सवाल आ सकता है। नाउ हेडिंग डालते हैं, जो सवाल होगा वही हेडिंग होगी, ठीक है ना। अब मैंने इतनी सारी हेडिंग लिखवाई, डेफिनेटली मैं हेडिंग तो फिलहाल एक ही डालूंगा, लेकिन एग्जाम में जो भी हेडिंग होगी उसी से रिलेटेड आपको, जो भी सवाल होगा उसी से रिलेटेड आपको हेडिंग डालनी होगी, ठीक है ना। अब जैसा सवाल वैसा जवाब समझते हैं ना आप लोग, तो वही आपने काम करना होगा। फिलहाल मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ इसमें से, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। तो हेडिंग हमने डाल दी, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ना प्रॉब्लम बहुत है। अजीब हम बातें देखते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पाकिस्तान में 67.5% जो पॉपुलेशन है दैट बेसिकली बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि जहां पर आधी से ज्यादा कौम एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है, उसके बावजूद इतना हमारे पास चावल नहीं है कि हम पूरा कर सके। और हम बाहर से चावल आ रहा है, आलू बाहर से आ रहा है, टमाटर बाहर से आ रहा है, प्याज बाहर से आ रही है, गंदुम बाहर से आ रही है, चीनी बाहर से आ रही है, ओ भाई दालें बाहर से आ रही हैं, कुटी पीसी हुई मिर्चें तक अगर बाहर से आने लगी हैं, फर्टिलाइजर्स बाहर से आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। तो ये दिस अ बिग क्वेश्चन, कि जहां पर आधी से ज्यादा कौम आपने जहां आपने लगाई हुई है, वो सेक्टर भी आपकी अपनी जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा, और आपको दूसरे मुल्क ऐसे भरम मार देते हैं। मिसाल के तौर पर
जब हमारे इंडिया के साथ थोड़े से हालात आगे पीछे हो तो वो क्या कह रहे हैं हमें, हम आपको टमाटर नहीं देंगे। यानी कि टमाटर की औकात क्या है कि वो कह रहा है कि हमें टमाटर नहीं देंगे। आज 20-22 रुपए किलो शायद टमाटर है, और कितना महंगा इंडिया ने, जब हमें इंडिया से टमाटर आ रहा है बेसिकली इसलिए इतना सस्ता है, क्योंकि वहां से कोई पाकिस्तानी 4 रुपए 5 रुपए किलो टमाटर आता है, ठीक है ना। और यहाँ आते आते अगर हमें 20-30 रुपए में मिल रहा है, चलो ठीक है, हम खुश हैं, फिर भी 20-25 रुपए किलो भी हम टमाटर लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। लेकिन जब ये नहीं आता तो टमाटर 400 रुपए किलो तक भी गया, आपने देखा। तो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं इस तरह के मसाइल का सामना हमें मुसलसल हो रहा है, मुसलसल मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हम देख रहे हैं। तो इसको पढ़ने का मकसद हमारा यही है कि एग्रीकल्चर में ऐसे कौन से मसले हैं जिसकी वजह से हम अपनी जरूरियात का पूरा नहीं कर पाते। एक्सपोर्ट में बहरहाल इसका हिस्सा है, लेकिन एक्सपोर्ट में जब लोग इसके अंदर 67.5% हैं, तो इसका जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इसका शेयर है, जीडीपी के अंदर जो इसका शेयर है, वो भी तो 67.5% होना चाहिए। तो फिर वो 24% क्यों है? दिस इज अ क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह इनके जवाब आपको देते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग है, कैपिटल लेटर्स में आपने डालनी है। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ, लिखना शुरू करें जी। The problems of agriculture sector can be explained by the following points. The problems of this is agriculture. The problems of agriculture sector can be explained by uh, the following points. Number one, पाकिस्तान के ज़्यादातर बड़े मसाइल की जड़ मैंने उसे लिख दिया है, जो हेडिंग मैंने डाल दी है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं, बेसिकली उनकी जड़ें अगर आप देखें तो यहीं जाकर मिलती हैं। यानी मेजॉरिटी जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनकी जड़ें जाकर यहीं निकलती हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर के लैक ऑफ कैपिटल। होता क्या है कि हमारे यहाँ हमारे पास पैसे ही नहीं, मतलब सारे मसाइल जो हैं, सारे मसाइल जो हैं वो शुरू भी होते हैं और ख़त्म भी होते हैं इसी के ऊपर, ठीक है जी। तो ये इसमें बताया गया कि पैसा, पैसा एक बहुत ही अहम चीज़ है, ठीक है ना। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे पास पैसा होगा, बंगला लूंगा, पैसा होगा गाड़ी लूंगा, पैसा होगा कारोबार करूंगा, पैसा होगा जमीन खरीदूंगा, पैसा होगा उस पर बीज लगाऊंगा, पैसा होगा ट्यूबवेल लगाऊंगा, सब सब कब कब करूंगा? जब पैसा होगा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। एक बड़ा ही मशहूर ये मुहावरा है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसकी तशरीह आप गूगल पे खुद पढ़िएगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको तशरीह करूं, लेकिन बहरहाल मैंने को बता दिया आपको। तो पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ? पैसा ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से जो है एग्रीकल्चर हम नहीं कर पाते, हम मशीनें नहीं खरीद पाते, हमारे पास अच्छी ज़मीन नहीं होती, अच्छी ज़मीन नहीं होती, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी रीजंस इन इट। तो हम लिखते हैं द मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर पुअर, दे don't have enough resources to use best inputs in production process. The majority of farmers are poor. They don't have ENOUGH. Uh, ENOUGH. Okay. The majority of farmers are poor. They do not have enough resources to use best inputs in the production process. Full stop. Due to
lack of capital, they cannot purchase latest machinery, improved seeds, chemicalized fertilizers, chemicalized fertilizers, ट्यूबवेल्स, ETC। ठीक है ना। तो ये सारे भी रीजंस हैं कि ना केमिकलाइज फर्टिलाइजर्स हैं, ना ट्यूबवेल्स हैं। अब जब इतनी सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो हाउ कैन यू बिलीव कि आप एक बेहतर काम कर सकेंगे? डेफिनेटली आप नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये सारी है। ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल के बाद है हेडिंग नंबर 2, लैक लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन क्या होता है? तालीम की कमी। तालीम इंसान को शऊर सिखाती। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, व्हाट विल हैपन? बहुत सारे कामों में आपका दिमाग भी नहीं चलेगा, और जितना आप एक पढ़ा लिखा शख्स जितना जो है कर सकता है, उतना आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। एक शख्स बहुत ही मेहनती है और वो भागता हुआ जा रहा है यहाँ से सदर, और दूसरा शख्स थोड़ा काहिल है और वो मोटरसाइकिल पर अगर जा रहा है या गाड़ी में जा रहा है, कार में जा रहा है, तो वो जो काहिल बंदा वो जल्दी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि द पर्सन इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। बट टू यूज द टेक्नोलॉजी यू मस्ट हैव नॉलेज, यू मस्ट हैव रेलिवेंट एजुकेशन। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास रेलिवेंट एजुकेशन नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि अगर आपके पास रेलिवेंट तालीम नहीं है, तो यू मे फेस द प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो तालीम क्या करती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। तो आपको नए तरीके, ऐसे तरीका आपको काम करने के पता चलते हैं कि जिसमें कम मेहनत के अंदर आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये इसमें कहा जाता है कि कम मेहनत में ज़्यादा काम करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? कम मेहनत में ज़्यादा काम करने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि भाई आप तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करेंगे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता चलेंगे, और मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आप जो है वो तरक्की कर सकते हैं। सो एजुकेशन helps in development in any education helps in development in any field। यानी कि आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, लेकिन एजुकेशन आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट इन एनी फील्ड। सिमिलरली education helps in production of agriculture।
It explains new methods of education, helps in development in a field. Similarly, education helps in production of agriculture. It explains new methods of production process. It explains new methods of production process. But unfortunately, in Pakistan, majority are illiterate, and therefore they don't have idea of modern methods of pro। दूसरी हेडिंग में लिखा असल में होता क्या है कि अंगूर खट्टे हैं सुना होगा आपने, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दो मुहावरे आज का, दो तीन टोटल तीन मुहावरे आज के हो गए। तो होता क्या है कि जब मैं मुझे कोई काम मुझसे नहीं होता तो मैं वो कहता हूँ कि यार ये काम करना ही बेकार है। यानी कि वो आपने सुना होगा कि वो एक लोमड़ी होती है, वो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती है, जब नहीं टूटते अंगूर तो वो कहती है कि यार ये अंगूर खट्टे हैं, बेकार है इनको तोड़ना, यानी कि वो ये कह के चले जाते हैं। इसी तरह अगर कोई काम मुझसे नहीं हो रहा तो मैं कहता हूँ कि यार ये काम करना बेकार है, और मैं दूसरों को भी राग़िब करता हूँ इस तरफ कि यार ये काम मत करो, बेकार है। क्योंकि मुझसे नहीं हुआ तो मैं दूसरों को वो काम करने से रोक सकता हूँ, या कहीं दूसरा ना वो काम ना कर ले जो मुझसे नहीं हुआ। ठीक है ना। तो इसी तरह लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि तालीम कम होती है तो वो मॉडर्न मेथड्स हम यूज़ नहीं कर पाते। हम मॉडर्न मेथड यूज़ नहीं कर पाते और हम उसके बारे में अल्लम गल्लम कहते हैं, नहीं यार ये सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, जबकि दरअसल ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर पहले जो इंजन आते थे, जिस तरह के इंजन आते, डीजल इंजन और हैवी इंजन आते थे, उसकी जगह आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न इंजन आने लगे, हत्ता के EFI इंजन आने लगे जो बहुत ही कम पावर यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा आउटपुट, अच्छा आउटपुट देते हैं। जब ये नया है तो तमाम जितने भी मैकेनिक थे, जो इलिटरेट मैकेनिक थे पूरे पाकिस्तान में जगह जगह, उन्होंने उसके बारे में ये कहा कि बेकार है, ये नए जो आए हैं ये बेकार है ये, और ये बेकार है, किसी काम की गाड़ी नहीं होती, बेकार है, फला फला। उन्होंने मैकेनिक ने बहुत कहा, कुछ लोगों ने मैकेनिक की बात सुनकर उस पर अमल किया, लेकिन सबने मैकेनिक की बात नहीं सुनी और नए इंजन वाले खरीदते गए। आज क्या हुआ, आज पहले उन्होंने काम नहीं सीखा, वो गुजरता गया वेलकम बैक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी खुद ही कनेक्ट हो गया। चलिए, हम कहाँ थे? अच्छा जी, अच्छा तो बात ये है कि मैं क्या बता रहा था कि वो इंजन EFI आ गए। जब इंजन वो EFI आ गए ना तो फिर उसी को लोगों ने भर अपनाया और आज वो कामयाब है। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी का, जब टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते उस टेक्नोलॉजी को ख़राब कहते हैं, और ख़राब कहकर उसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, जो कि सही नहीं होता बेसिकली। तो हमें चाहिए कि हम उनको एजुकेट करें। जब उनको एजुकेट करेंगे तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। जब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ ये उनके लिए बेहतर है बल्कि हमारे लिए बेहतर है। यानी कि जो मॉडर्न ट्रैक्टर्स आ रहे हैं कंप्यूटराइज्ड, वो इस्तेमाल करें। ठीक है ना। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स वो इस्तेमाल करें। अब जो है वो बाकायदा इतने टन जो है गंदम पैदा हो जाएगी, इतना हो जाएगा, यानी क्या कुछ नहीं आ गया, हर चीज एडवांस में जो है पता चल जाती है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बहरहाल अभी जो हालात हैं, अभी अगर आप अभी देखें, अल्लाह भला करे, न्यूज वगैरह में आप देखते होंगे कि सिंध गवर्नमेंट के स्कूलों में, सिंध के स्कूलों में क्या गधे बंधे में, जानवर बंधे में, तबले
अस्तबल कहते हैं ना, अस्तबल बने हुए हैं, तो अल्लाह रहम करे बस हमारे ऊपर। हेडिंग हम नंबर 3 लिखते हैं, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ एजुकेशन, नंबर 3। Number 3 is water logging and salinity। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, आई होप कि आपने सुना हुआ होगा ये। वाटर लॉगिंग कहते हैं सेम को, और सैलिनिटी कहते हैं थोर को। यानी कि होता क्या है कि जब किसी भी सतह पर पानी मुसलसल जमा रहता है, ठीक है जी, जब किसी भी सतह पर पानी मुसलसल जमा रहता है, तो पानी जमा रहने की वजह से वहाँ प्रॉब्लम ही हो जाती है कि अब पानी जो है ना मट्टी में मिल जाता है, और पानी में मिलने की वजह से जो है पानी और मिट्टी आपस में मिलते हैं। और आपको पता है, आप कभी मट्टी चख के देखिएगा, मट्टी में हर वक्त आपको हर जगह नमक मिलेगा, यानी कि नमकियात जो है वो मट्टी का बादल मट्टी के साथ साथ होते हैं। अब आप मट्टी लें, रेत उठाएं, स्पेशली समंदर के पास की, उसको पानी में डालें, उसको घोल लें, घोल के उसको रख दें साइड में। अब जो मट्टी है वो घुलती नहीं है, सोलेबल ही नहीं होती, वो सारी मट्टी नीचे बैठ जाएगी। लेकिन मट्टी में जो नमक था अब वो पानी में मिल चुका है, सही है ना। अब आप निकालेंगे तो नमक पानी के साथ ऊपर से पानी के साथ साथ आ जाएगा, अंदर सिर्फ मट्टी रह जाएगी। तो होता क्या है कि जब सैलाब आता है, बारिशें ज्यादा होती हैं, तो जगह जगह पानी के तालाब बन जाते हैं। अब ये जो पानी के तालाब बन जाते हैं, इसमें पानी खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, पानी और मट्टी आपस में गुत्तम गुत्ता होते रहते हैं, लिपट चिपटते रहते हैं, मिलते रहते हैं आपस में। और ऐसे करते 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 पानी में जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो नमक को घोल देती है, ठीक है जी। जब नमक घुल जाता है तो वो नमक के साथ मिलने के बाद वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आकर नमक की बालाई जम जाती है, लेयर जम जाती है ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, मुसलसल पानी की वजह से पानी जमीन की एक नेचर, एक आदत होती है जमीन की कि वो पानी को पीती रहती है, ऑब्जॉर्व करती रहती है। लेकिन जिस तरह इंसान है ना, इंसान पानी कितना पिएगा, शर्बी रोजा खुलेगा इंशाल्लाह, 1 गिलास पियेंगे, 2 गिलास, 10 गिलास, कितने गिलास पियेंगे, जितना पेट है उतना ही पियेंगे ना। बट अ टाइम विल कम व्हेन यू विल से नो, आई कांट, अब मैं नहीं पी सकता। इसी तरह जमीन भी ये कहती है नो आई कांट, अब मैं इसको एब्जॉर्ब पानी को नहीं कर सकती। वो एक जितना वो पानी वो एब्जॉर्ब कर सकती, एब्जॉर्ब कर लेती, उसके बाद पानी और मट्टी आपस में गुंज जाते हैं, उसका गारा बन जाता है। यानी कि ऐसे आप मट्टी को उठाएंगे तो ऐसे पानी एकदम बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है मट्टी और पानी, इसको दलदल कहते हैं। और उस दलदल में अगर कोई शख्स खड़ा होता है तो वो गिर सकता है, ये कह सकते हैं कि वो गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा उसको, सही है ना। तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी में बता रहा हूँ, वाटर लॉगिंग आप दलदल हो जाना है इन शॉर्ट। और दलदल जब अपने उरूज को पहुंची तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है जिसको सैलिनिटी कहते हैं, नमक की एक लेयर जम जाती है। अच्छा, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी ये दोनों जो है बेसिकली ये दलदल का काम करती है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी दोनों क्या करती हैं, दलदल का काम करती हैं। अब ये दलदल का किस तरह काम करती हैं, ये बेसिकली दलदल का इस तरह काम करती हैं कि जहां पर भी वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी हो जाए,
अब वहां पर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी अगर प्रोड्यूस हो जाए वहां पर मतलब कुछ भी पैदा नहीं होता। लिखना शुरू करते हैं। Water logging and salinity are the cancer for agricultural land. Water logging spread very fast and it makes the land barren. अब दूसरा जो जुमला हमने लिखा है इसका मतलब क्या है कि वाटर लॉगिंग स्प्रेड होता है बहुत तेज और उसकी वजह से जमीन बंजर हो जाती है। वाटर लॉगिंग जो है वो बहुत तेजी से मतलब फैलती है और उसकी वजह से जमीन क्या हो जाती है, उसकी वजह से जमीन बंजर हो जाती है। सही है ना, ये बेसिकली इसका मतलब। आगे चलते हैं। इंक्रीज ऑफ वाटर क्वांटिटी at such level that now it cannot produce any crop, comma, this is called waterlogging. Put a stop. Due to chemical composition of soil, salt make a layer on the upper surface which is called salinity. तो होता क्या है, अपर सरफेस पर एक लेयर बन जाती है नमक की और जो तेजाब का काम करती है, जिसकी वजह से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता। ठीक है ना। अच्छा जी, अराउंड 80,000 acre of land become barren every year due to water logging and salinity. बेसिकली इसका 10 नंबर का अलग से भी सवाल है। ठीक है ना। तो अब ये होती क्यों है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, इस पर बकायदा एक सेपरेट हम क्लास लेंगे, उसके अंदर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी बड़ी हेडिंग हो गई वैसे ये वाली, हेडिंग नंबर 4। असल में बात यह है कि
आप लोगों ने एग्रीकल्चर को इतना नहीं देखा, मैं समझता हूँ। खेत खलियान भारत शायद आपने देखे हो, लेकिन इसके पीछे पूरी साइंस है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ लहसुन लहसुन रखने के लिए एक पार्टी को मैं जानता हूँ, मैंने देखा एक पार्टी, सिर्फ लहसुन रखने के लिए आई थिंक 30 लाख रुपए महीना रेंट दिया जा रहा है। कितने का लहसुन होगा जरा सोचिए। अगर लहसुन रखने के लिए 30 लाख रुपए महीना अगर रेंट दिया जा रहा हो, तो वो लहसुन होगा बेसिकली कितने का। तो एक बहुत ही बड़ा बेसिकली ये सवाल है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि टेक्नोलॉजी किस तरह से उसमें इस्तेमाल हो रही है। अब लहसुन रखने का 30 लाख रुपए नहीं, 1 लाख रुपए रोज किराया दिया जा रहा है। होता क्या है कि अगर आप सुपर हाईवे, यकीनन आपने देखा होगा, सुपर हाईवे पे कभी आप लंच वंच करने गए हो, डिनर करने, तो ये जो सुपर हाईवे है, अ, इस पर बहुत सारे गोडाउन्स बने हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे गोडाउन हैं जो बहुत बड़े बड़े वसीओ गोडाउन हैं, और उसमें जो जनरेटर्स लगे हुए हैं, जब लाइट चली जाती है और 24 घंटे अगर उनको जनरेटर को चलाया जाए, तो 2-2 2.5 लाख रुपए का एक दिन के अंदर जो है सिर्फ वो खर्च कर देते हैं। अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसको, डीजल। सिर्फ डीजल जो ये खर्च करते हैं वो इतने अमाउंट का होता है, ठीक है ना। अब बताएं, जब डीजल सिर्फ इतने अमाउंट का खर्च हो रहा हो, तो वो जनरेटर कितने बड़े होते होंगे। आ रही है बात समझ में। सिर्फ डीजल जब इतने अमाउंट का खर्च हो रहा हो, तो जाहिर है कि वो, तो ये मैं बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ इतना महंगा है सब्जियों को रखना। अच्छा, फिर हुआ क्या कि कोर्ट में केस चला गया उनका कि उसको रखना था, लहसुन जो होता है उसको रखा जाता है -4 पर। उसका टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है वो -4 किया जाता है। वो हुआ ये, लाइट भी चली गई और जनरेटर भी नहीं चला। जनरेटर भी नहीं चला, लाइट भी नहीं चली, तो गर्मी के दिन थे 30, जिसको -4 पर रखा था वो 30 डिग्री पर चला गया, 35 पर चला गया, 40 पर चला गया, 45 पर चला गया जाके, और वो कई करोड़ रुपए का माल जो था वो खराब हो गया। तो वो वायरल कोर्ट में चला गया मामला, ठीक है ना। तो के इलेक्ट्रिक को भी उसमें घसीट लिया गया। तो ये अब हमारे यहाँ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का इशूज है, हमारे यहाँ इतने अच्छे गोडाउन नहीं है। आपको पता है पूरे कराची में ऐसे गोडाउन नहीं जो कोयटा में। अजीब बात है, कराची में सबसे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन कराची में इतने ज्यादा बेहतर गोडाउन नहीं है। बहुत सारे हैं सुपर हाईवे पर, बहुत सारे हैं, लेकिन इससे बेहतर भारत कोयटा में वही मौजूद हैं, ठीक है ना। अब वो कितने का एक गोडाउन कितने का बनता है, 100 करोड़ रुपए के पैसे, 100 करोड़ रुपए लगे हुए एक एक गोडाउन के।